गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट यूनिट का आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिकल्स देखेंगे। हमारा जो उद्देश्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा जर्नल एंट्रीज करने का है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, है ना, उतना ज़्यादा हम लेजर अच्छे से बना पाएंगे। लेजर अच्छे से बना पाएंगे तो उतना एक्यूरेटली हम ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे, और ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे उतना ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना पाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो हम उतना अच्छा बैलेंस शीट बना पाएंगे। तो जैसे हमने बताया था, डबल एंट्री सिस्टम का बेस जो है डबल एंट्री सिस्टम का जो बेस है वो बेस हमारा क्या है? जर्नल एंट्रीज, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस मतलब हमने ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कितने अच्छे से रिकॉर्ड किया है, और हमने कितने अच्छे से लेजर एंट्रीज की पोस्टिंग की है। ठीक है, तो आज हम एक और जर्नल एंट्रीज देखेंगे, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस करेंगे, और ट्रायल बैलेंस करने के बाद हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। हमने देखा कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, है ना, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ एक हम पूंजी को एम्प्लॉय करते हैं, जिसको हम कैपिटल का नाम देते हैं। उस कैपिटल से हम क्या करते हैं स्टूडेंट? उस कैपिटल से हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो डेबिट हमने क्या करा? बिजनेस में क्या आई? कैश। किस फॉर्म में आई? कैपिटल के फॉर्म में आई। ठीक है, कभी कभी एक एंट्री आपको ऐसी भी आ जाती है कि मान लीजिए कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपीज से। ठीक है, 50,000 रुपीज से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें मुझे 20,000 मेरी पूंजी थी, कैपिटल थी, और 30,000 मुझे शिवम ने लोन दिया था। ठीक है, 30,000 शिवम ने मुझे लोन दिया था बिजनेस करने के लिए। तो अब इसकी एंट्री किस प्रकार से होगी? ठीक, कैश अकाउंट डेबिट कितने से किया? 50,000 से, टू शिवम लोन अकाउंट 30,000 टू क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट 20,000। ठीक है, तो शिवम ने हमको कितना दिया है अमाउंट? 30,000। हमने कितनी पूंजी लगाई है? 20,000। टोटल हमने बिजनेस में कितना अमाउंट डाला है? 50,000। क्लियर है? अब एक और एंट्री आती है, जैसे हम करेंगे कि अगर मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है अब शेयर्स इशू करके। ठीक है, शेयर्स इशू करके तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो एंट्री क्या आ जाएगी? मान लो मैंने 10,000 शेयर इशू करे, इंटू 10 रुपीज का एक है, 1 लाख रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट? तो इसका मतलब क्या है कि हमने कैपिटल को क्या करा? हमने शेयर कैपिटल करी है। यहां मैंने कैश डाला था, तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब आता है एक और एंट्री होती है, जिसको हम देखेंगे लॉस
बाय फायर, ठीक है, लॉस बाय फायर। अब लॉस बाय फायर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे मैंने अपने गोडाउन में मेरे आग लग गई, तो आग लगने से क्या हुआ, मेरे गुड्स जो हैं वो डैमेज हो गए, और फिर मुझे उसके ऊपर क्लेम मिला, ठीक है, लॉस बाय फायर 2500, और मैंने क्लेम करा है इंश्योरेंस को ऑफ 2500। तो पहली एंट्री हम क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, ठीक है। तो कितने का हुआ, 2500, 2500 का क्रेडिट हुआ, है ना। तो लॉस बाय फायर अकाउंट, तो लॉस बाय फायर अकाउंट का मतलब क्या हो गया है, कि लॉस हुआ हमको, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमने डेबिट किया, किस चीज को डेबिट किया हमने, लॉस बाय फायर को। और हमारे यहाँ से भाई अब हमारे गुड्स जो हैं वो जल गए, अब वो जलने के बाद उसको कोई यूज तो करेगा नहीं, ठीक है। तो हमने क्या करा, डेबिट व्हाट गोज, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमने गुड्स को क्या करा, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट हमारे पास आया, तो हम इसमें क्या करेंगे, कौन सी एंट्री करेंगे, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बाय क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, टू लॉस बाय फायर अकाउंट, टू लॉस बाय फायर अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना हमको क्लेम रिसीव हुआ, 2000, इंश्योरेंस बाय क्लेम। अब हमने उस जहां इंश्योरेंस बाय क्लेम को, ठीक है, तो इंश्योरेंस बाय क्लेम को हमने यहाँ पर डेबिट किया था पहले, अब हमने पहले हमने क्रेडिट किया था, अब हमने उसको डेबिट किया, तो हमारा क्या हो गया, डेबिट हुआ पहले और क्रेडिट हुआ, मतलब हमारा सेटलमेंट हो गया था जो लॉस हुआ, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, इफेक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हमने लॉस बाय फायर को पहले क्या किया था, डेबिट किया था, अब हमने लॉस बाय फायर को क्रेडिट किया है, तो पहले डेबिट हुआ, अब वो चीज़ क्रेडिट हुई, ठीक है। तो अब हमारा जो इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अगेनली हमने क्या करा, कि हमने इंश्योरेंस क्लेम को रिसीव किया, ठीक है, तो हमने उसको एडजस्टमेंट किया। अच्छा, मैं यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, कि जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको कोई ऑर्डर मिला, है ना, कि प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स received by XYZ कंपनी, ठीक है। ऑर्डर मिलने को हम क्या पोस्टिंग करेंगे जनरल एंट्री की, कि नहीं करेंगे, एग्जाम में आपको ऐसी एंट्री दी जाएगी, तो आप वहां पर नोट में क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स में, कि नो सच जनरल एंट्रीज इज बीइंग मेड बिकॉज देयर इज नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डन, हम इसकी कोई भी नो जनरल एंट्री नहीं करेंगे। जनरल एंट्री क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑर्डर मिलना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को नहीं माना जाता है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपको, जब तक कि आपने उसका प्रोडक्शन ना किया हो तब तक हम उसको जनरल एंट्रीज में एंटर नहीं करते हैं,
ठीक है स्टूडेंट। अब हमने बहुत कॉमन एक देखना है कि गुड्स अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज, गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड, तो गुड परचेज की क्या एंट्री होगी, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स हमने परचेज किए, कैश से हमने उसको परचेज किया। अब सेल्स की क्या एंट्री होगी, सेल्स में क्या होता है स्टूडेंट, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेल्स भी लिख सकते हैं या हम गुड्स भी लिख सकते हैं। और अगर किसी से हमने नरेश से अगर हमने उधारी में सामान बेचा है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नरेश, नहीं वो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, नरेश अकाउंट डेबिट, नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब रेंट हमने पे किया, तो रेंट हम पे करेंगे तो क्या एंट्री होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट क्या है, किस खाते में हमारा पैसा गया है, किराया हमने जो पे किया उसमें हमारा पैसा गया है। तो पैसा क्या हुआ है, कैश क्या हुआ है, कैश आउट हुआ है। तो हमारा कौन सा खाता डेबिट करेंगे हम, रेंट को हम डेबिट करेंगे, कैश को हम क्रेडिट करेंगे। अगर हमने कोई प्रीपेड रेंट करा पे कर दिया है, प्रीपेड रेंट, ये एंट्री बहुत कॉमन है जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। प्रीपेड रेंट मतलब जो रेंट हमने पहले पे कर दिया है, जो हमको पे करना था उसको हमने पहले पे कर दिया है। तो रेंट चूंकि खर्चा है तो हमने क्या करेंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आता है ऑफिस सप्लायर। ऑफिस सप्लायर से हमने, ऑफिस सप्लाई के लिए हमने कुछ चीज़ मंगाई, स्टेशनरी मंगाई ऑफिस सप्लाईज में। ठीक है, ऑफिस सप्लाईज में हमने जब स्टेशनरी मंगवाई तो हमने उसको किया क्या क्या किया, एक बिल्स पेबल दिया। बिल्स पेबल मतलब ये आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, एक नोट होता है जिसमें नोट बना के हम देते हैं कि हम इतना अमाउंट का हमने आपसे सामान लिया, इसका हम आपको नोट दे रहे हैं। वो एक उसका पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज रहते हैं। तो हम इसको एंट्री क्या होगी, ऑफिस सप्लाईज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है, एंट्री सबको समझ में आ रही है, कहीं कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने कोई फर्नीचर लिया, उसमें फर्नीचर था 1000 का, फर्नीचर वॉज 1000, जिसमें मुझे 100 रुपीज डिस्काउंट मिला, है ना, टू ट्रेड डिस्काउंट, बीइंग द फर्नीचर वर्थ रुपीज दिस परचेज विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट मुझे मिला है 10%, मतलब 1000 का 10% हो गया 100 रुपीज। तो मैं क्या एंट्री करूंगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू
डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर कितने का मैंने परचेज किया, 1000 का, कैश हुआ 900, डिस्काउंट हुआ 100। ठीक है, डिस्काउंट हुआ 100 रुपीज़ का, तो मेरे पास से एक्चुअली कैश कितना गया है 900 रुपीज़, और मैंने उसको पे किया। ठीक है, कितना 1000, जिसमें मुझे 100 रुपीज़ कैश मिला। ठीक है, इक्विपमेंट आता है, इक्विपमेंट और मशीनरी एक जैसी आती है। इक्विपमेंट परचेज्ड ऑफ ₹10,000, तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने का है 10,000 का, यहां भी मैं क्या करूंगा 10,000 रुपीज लिखूंगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। तो जो भी यहाँ पे अमाउंट है वो हमारा यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस। अब आता है मिसलीनियस एक्सपेंसेस। मिसलीनियस एक्सपेंसेस, मिसलीनियस एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो हमारे छोटे छोटे खर्चे थे, वो छोटे छोटे खर्चे को हमने पे किया, तो वो होते हैं हमारे मिसलीनियस एक्सपेंसेस। तो एंट्री क्या आ जाएगी, मिसलीनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट क्या देखा, हम क्या देख रहे हैं, हमने ये देखा कि अगर हमने ट्रांजैक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है, और ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड करते समय हमें क्या देखना है कि हमेशा ट्रांजैक्शन के अंदर एक डेबिट और एक चीज़ हमारी क्रेडिट होना ही चाहिए, क्योंकि जब हम उसकी जनरल एंट्री करेंगे तो जनरल एंट्री करते समय हमें डेबिट और क्रेडिट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना आना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो अभी अपने कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं मुझे। अब हमने देखा कि पर्सनल अकाउंट कितनी, अकाउंटेंसी कितने तरह की होती है, अकाउंट कितने तरह के होते हैं। अकाउंट स्टूडेंट्स 3 तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, और होता है हमारा रियल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, नॉमिनल अमाउंट में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस। ठीक है, और रियल अकाउंट में हमें क्या होता है, रियल अकाउंट में होता है स्टूडेंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द
गिवर। ठीक है, तो हमने हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अल्टीमेट 3 तरह के अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। ठीक, अब डिस्काउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। तो ये हमने क्या देखा, ये तीनों गोल्डन रूल हैं जो पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट के साथ हमारे चलेंगे। राइट, अब हम देखते हैं कि बैलेंस शीट बनाते समय हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख, या हम देखते हैं कि आज जनरल प्रिंसिपल अकाउंटेंसी के हमारे जनरल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। जनरल प्रिंसिपल्स हमारे अकाउंटेंसी के फर्स्ट यूनिट में ये क्वेश्चन आता है कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल अकाउंटिंग वर्क शुड बी डन विद डिवोशन। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी का मतलब ये है कि अगर मैंने मशीनरी परचेज की है तो वो मशीनरी अकाउंट में जाएगा, वो स्टॉक अकाउंट में नहीं जाएगा। तो क्लैरिटी होना चाहिए हमारी अकाउंटिंग करते समय। सेकंड आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ कैपिटल एंड इनकम ट्रांजैक्शन। All such transactions which result in fluctuation of capital should be shown separately, and these items of increase or decrease income should be shown separately. ठीक है, फ्लक्चुएशन ऑफ कैपिटल। फ्लक्चुएशन ऑफ कैपिटल का सिद्धांत ये कहता है कि जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव, प्रॉफिट और लॉसेस हमें आते रहते हैं। तो हमें इसके अंदर क्या करना चाहिए, हमें फ्लक्चुएशन को अलग से शो करना पड़ेगा जो भी अकाउंट में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल एस्पेक्ट। फाइनेंशियल एस्पेक्ट, जो भी टर्म्स फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन हुआ है सिर्फ उसी को हमको रिकॉर्ड करना है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि हमको कोई ऑर्डर मिला है, हमें ऑर्डर मिला है प्रोडक्शन करने का, तो हमें ऑर्डर मिला है प्रोडक्शन करने का, इसका हम ट्रांजैक्शन या जर्नल एंट्रीज नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑर्डर मिलने से, ट्रांजैक्शन मिलने से हम ये चीज़ नहीं मान लेंगे कि उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल इक्वलिटी ऑफ आइटम्स इन टाइम पीरियड। कोशिश हमको ये करना चाहिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो उसका फाइनेंशियल ईयर है। अनलेस एंड अनटिल अगर हमने उसकी एंट्री नहीं की है तो वो एंट्री क्या है, वो ट्रांजैक्शन दूसरे फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा और दूसरे फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो इफेक्ट करेगा। प्रिंसिपल ऑफ टोटल अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, जागरूकता। हमने जो भी अमाउंट, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है वो ट्रांजैक्शन हमको पूरी अवेयरनेस के साथ रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो आज हमने ये देखा कि अच्छा, एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, आप लोगों से पूछा जाता है कि असेट्स और लॉन्ग टर्म असेट्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, असेट्स और लॉन्ग टर्म असेट्स में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म assets
में क्या डिफरेंस होता है? असेट्स मैंने आपको बताया था, असेट्स का मतलब क्या होता है? असेट्स का मतलब स्टूडेंट वो होता है जो कि जिसकी ओनरशिप हमारे पास है, ठीक है। तो कोई भी एसेट हमारा एक फाइनेंशियल ईयर से अगर ज़्यादा है तो उसको हम फिक्स्ड एसेट या फिर हम उसको लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर लेंगे, और जो हमारा एसेट सिर्फ एक साल के लिए था उसको हम नॉन फिक्स्ड एसेट के अंडर में लेंगे। अब अगेन नेचर एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, बैलेंस शीट बनाते हमें जब हम अकाउंटेंसी कर रहे होते हैं तो अकाउंटेंसी में हमको देखना होता है कि हमारी जो हमने कैपिटल एम्प्लॉय की है बिजनेस के अंदर, वो कैपिटल का नेचर क्या है और उसमें कितना अमाउंट जो है वो इन्वेस्टेड हुआ है। नेचर एंड अमाउंट ऑफ रिजर्व सरप्लस एंड प्रॉफिट्स, रिजर्व सरप्लस एंड प्रॉफिट्स। जैसे रिजर्व सरप्लस एंड प्रॉफिट्स, रिजर्व सरप्लस एंड प्रॉफिट्स जैसे हमने कल देखा था क्लास में कि बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स क्या होती हैं? बैड डेब्ट्स स्टूडेंट वो होती हैं कि नॉर्मली मैं जब कोई बिजनेस कर रहा होता हूँ तो मुझे बिजनेस में पता होता है कि मेरा कितना अमाउंट बिजनेस में डूबेगा, ठीक है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो प्रैक्टिकली हर बिजनेस के अंदर कुछ ना कम कुछ अमाउंट जो होता है, कुछ ना कुछ शेयर जो होता है बिजनेस में वो डूबता है। तो ठीक है, मान लो मैंने इस साल 10,000 रुपीज मुझे जो मिलना था डेटर से वो मिला नहीं, ठीक है। उधारी में मैंने माल बेचा था 10,000 रुपये का, वो 10,000 रुपये मुझे मिला नहीं, और हर 3 साल से मैं 3,000 रुपये रिजर्व के अंदर रख रहा था, है ना। इन 3 सालों में मुझे लॉस नहीं हुआ और चौथे साल मेरा 10,000 अमाउंट डूब गया। तो मुझे एक्चुअल में लॉस कितना हुआ? एक्चुअल में लॉस मुझे हुआ स्टूडेंट 1,000 रुपीज का। तो रिजर्व सरप्लस और प्रॉफिट, रिजर्व और सरप्लस में भी ये क्वेश्चन बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है कि व्हाट आर रिजर्व्स एंड व्हाट आर सरप्लस। तो रिजर्व और सरप्लस में आपको क्या लिखना है कि आप एक, या फिर इसके लिए एक वर्ड यूज होता है प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजन बना के रखा मैंने, ठीक है। मैंने एक सर्टेन अमाउंट को अपने पास बचा के रखा है। तो जब मैंने उस अमाउंट को बचा के रखा है तो रिजर्व हमको क्या करता है? रिजर्व हमको एकदम से लॉस आने से बचाता है। जो हमारे पास रिजर्व होता है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो रिजर्व सरप्लस एंड प्रॉफिट्स। और दूसरा हमने हमने नेचर ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये हमको ध्यान में रखनी होती है। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, मेथड ऑफ वैल्यूएशन एंड इट्स अमाउंट। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। अगर मुझे 10 साल के बाद इतना पैसा, इतना अमाउंट चाहिए है तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने इन्वेस्टमेंट को करके रखूंगा। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आजकल यूथ भी बहुत सारे शेयर मार्केट में उतरा हुआ है। तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग में उसका नेचर क्या है। मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डिपॉजिट किया है, मार्केट में पैसा डिपॉजिट किया है, शेयर्स में किया है या म्यूचुअल फंड्स में किया है। नेचर एंड अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स, करंट असेट्स का नेचर क्या है, ठीक है। तो मुझे असेट्स, मैंने क्या बोला था, करंट असेट्स कौन से असेट्स होते हैं जो कि एक ही फाइनेंशियल ईयर में यूज होते हैं, वो दूसरे फाइनेंशियल ईयर में यूज नहीं होते हैं,
ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक यहीं कवर होता है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे जिसका नाम होगा ट्रायल बैलेंस। थैंक यू फॉर कंटिन्यूइंग विथ मी। हैव अ नाइस डे।